Hello friends, myself Arbab Khan, Assistant Professor and Head of Department of Geography, TK College, Dumrao. Friends, today we are going to discuss about the life and works of great British geographer Sir Hafford John Mackinder, and this particular lecture is part of your BA Part 3 Honors syllabus, which is paper 5th, section A, geographical thought. So friend, first of all I am going to discuss this particular lecture in Hindi. Afterward I will discuss some of this concept in English also, for the benefit of those students who have opted English as a medium of examination. तो दोस्तों, ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी या ब्रिटिश भौगोलिक विचारधाराओं में जो सबसे बड़ा नाम है वो है हैफर्ड जॉन मैकाइंडर का। और रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के भूगोलवेत्ताओं ने जहाँ तक भूगोल के विकास का प्रश्न है तो इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया, और उसमें जो सबसे मशहूर भूगोलवेत्ता हुए हैं वो है मैकाइंडर। दोस्तों, मैकाइंडर ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं में सबसे ज़्यादा विख्यात है एवं उन्हें भूगोल के ब्रिटिश स्कूल का संस्थापक माना जाता है। मतलब ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की स्थापना करने का श्रेय जो है वो मैकाइंडर को ही दिया जाता है। इन्होंने रैटिजल के जो शब्द है एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसका प्रयोग करते हुए उन्होंने बहुत दृढ़तापूर्वक ये बात कही थी कि कुछ अर्थों में मानव भूगोलवेत्ता या एंथ्रोपोजियोग्राफर ही पूर्ण भूगोलवेत्ता होता है। इस पर बहुत से विद्वानों ने आपत्ति ही जताई। बहुत से लोगों का कहना था कि जो भौतिक भूगोलवेत्ता होता है वो पूर्ण भूगोलवेत्ता है, लेकिन मैकाइंडर का ये दृढ़ विश्वास था कि अगर भूगोलवेत्ता मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन नहीं करता है या मानव केंद्रित नहीं होता है तो वो पूर्ण भूगोलवेत्ता नहीं। मैकाइंडर ने ऐतिहासिक भूगोल का या हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का बहुत ही गंभीर अध्ययन किया और ब्रिटेन तथा ब्रिटिश सागर नाम की एक पुस्तक, यानी ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी नाम की एक जो पुस्तक है, सबसे पहले उसका प्रकाशन किया। इस पुस्तक में उन्होंने ब्रिटेन और जो ब्रिटिश सी है उसके बारे में एक ऐतिहासिक तथ्यों को समावेश करते हुए जो अभी का जो ब्रिटेन है और वो कैसे बना, पर्यावरण की उसमें क्या भूमिका रही, ब्रिटिश सी की उसमें क्या भूमिका रही, इन सब चीज़ों को उन्होंने बहुत ही विस्तार से उसमें डिस्कशन किया। 1904 में उन्होंने अपना जो सबसे फेमस वर्क, जिसके लिए मैकाइंडर फेमस है, उसको उन्होंने एक निबंध के रूप में ज्योग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष एक निबंध प्रस्तुत किया, और इस निबंध का शीर्षक था द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, या इतिहास की भौगोलिक धुरी। इसमें उन्होंने ये बताया कि वर्तमान समय में समुद्री युग का समापन हो चुका है एवं भविष्य में थल शक्ति निर्णायक होगी। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने लायक एक बात यह है कि जैसा कि हम अपने भी देश में जानते हैं कि मुग़ल जो हुकूमत थी उसका जो पतन हुआ, उसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि मुग़लों के पास नौसेना का अभाव था, और चाहे वो पुर्तगीज़ हों, चाहे स्पेनिश हों, इवन लास्ट में चाहे ब्रिटिश हों, चाहे डच हों, सब ने अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता के ही दम पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो उस वक्त में जबकि
नौसेना और समुद्र की जो शक्ति है, जल शक्ति, समुद्र में जो शक्ति है वो जिसकी जितनी ज़्यादा होती थी वो उतना ही ज़्यादा मजबूत माना जाता था और उसी के बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। तो उस समय में जब समुद्र की शक्ति की प्रधानता थी, उस समय में ये विचार रखना कि समुद्र की शक्ति का युग अब समाप्त हो गया है और अब थल शक्ति का समय आया है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी घटना थी। ये एक तरीके से आप रिवोल्यूशन कह सकते हैं। तो ये जो हार्टलैंड थ्योरी थी उसमें उन्होंने कहा कि हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड। मतलब उनकी हार्टलैंड की संकल्पना में ईस्ट यूरोप था या पूर्वी यूरोप था। तो उन्होंने कहा कि हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड, एंड हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड कमांड्स द वर्ल्ड। तो उनका मोटा मोटी ये कथन था कि जिसने भी हार्टलैंड पे कब्जा कर लिया या हार्टलैंड को कमांड कर लिया, वो पूरे विश्व पे कमांड करेगा, वो पूरे विश्व पे शासन करेगा। तो यूरेशिया में स्थित धुरी क्षेत्र या आधार क्षेत्र, जिसको हम लोगों ने अभी हार्टलैंड कहा, उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र समुद्री शक्तियों की पहुंच से बाहर है, क्योंकि इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ या तो आंतरिक सागरों में गिरती हैं या जमे हुए आर्कटिक सागर। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, तो जो यहाँ पे शासन करेगा वो पूरे विश्व में शासन करेगा। 1919 ईस्वी में मैकेंडर की पुस्तक लोकतंत्रीय आदर्श एवं यथार्थता या डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी का प्रकाशन हुआ। इसी पुस्तक में उन्होंने सर्वप्रथम हृदय क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया। इसमें आधार क्षेत्र के अलावा मध्य एवं निचला डैन्यूब का क्षेत्र, एशिया माइनर, तिब्बत, मंगोलिया आदि के कुछ क्षेत्र सम्मिलित थे। यह कहा जा सकता है कि हृदय स्थल एक ऐसा स्थल था जहां जल शक्ति का प्रवेश असंभव था। तो दोस्तों, जो हृदय स्थल है, जब आप मैप पर इसको देखेंगे, जो मैकेंडर का जो हृदय स्थल है, जिस स्थल की उन्होंने हृदय स्थल के रूप में संकल्पना की है, वहाँ पे जल शक्ति का प्रवेश ना के बराबर है अथवा नहीं है। मतलब समुद्र के रास्ते वहाँ पे नहीं पहुँचा जा सकता है। इसी पुस्तक में मैकेंडर ने अपने प्रसिद्ध सामरिक सूत्र, जो अभी मैंने इंग्लिश में आपके सामने पढ़ा था, प्रतिपादन किया था कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है, जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है वह विश्वद्वीप पर नियंत्रण रखता है, जो विश्वद्वीप पर नियंत्रण रखता है वह विश्व पर नियंत्रण रखता है। अब विश्वद्वीप क्या है? तो मैकेंडर का जो विश्वद्वीप था, इसमें जो उन्होंने संकल्पना की थी, उन्होंने अपने विश्वद्वीप में एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका तीनों के जो सेंट्रल पार्ट थे उसको सम्मिलित किया था, जो कि समुद्र की पहुंच से बाहर का था। इसी कड़ी में मैकेंडर ने 1943 ईस्वी में विश्व सामरिकता पर एक पत्र लिखा, जिसका शीर्षक था द राउंड वर्ल्ड एंड रीडिंग ऑफ द पीस। इसमें उन्होंने लीना लैंड क्षेत्र को हृदय स्थल से निकाल दिया। मतलब ओबियनिसी और लीना का जो एरिया है, उसमें लीना जो बेसिन एरिया था उसको उन्होंने हृदय क्षेत्र से निकाल दिया और हृदय स्थल के साथ मध्य क्षेत्र बेसिन या मिडलैंड बेसिन का उन्होंने प्रयोग किया। मध्य क्षेत्र बेसिन में उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी यूएसए एवं पश्चिमी यूरोप को रखा गया। लेकिन दोस्तों, मैकेंडर के जो हार्टलैंड थ्योरी थी वो संपूर्ण अर्थों में सही नहीं थी और बहुत से विद्वानों ने इसका जो है इसकी आलोचना भी की, इसका क्रिटिसिज्म भी किया है। और इसमें जो सबसे बड़ी आलोचना की है वो स्पाइकमैन ने की। इन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ पीस में लिखा कि हार्टलैंड की जगह यूरेशिया के तटीय क्षेत्र, जो मैकेंडर के आंतरिक सीमावर्ती अर्धवृत्त में समानता रखता है, वो सामरिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली बताया और इन्होंने उसको रिमलैंड के नाम से संबोधित किया। दोस्तों, स्पाइकमैन ने तो इसकी आलोचना की थी, लेकिन उनका जो सेंट्रल थीम था वो
मैकेंडर के ही जो परिकल्पना थी उसी से प्रभावित था और उन्होंने अपनी रिमलैंड थ्योरी में भी मैकेंडर का इस्तेमाल किया। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे मैकेंडर को इंग्लिश में अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका माध्यम इंग्लिश है। सो फ्रेंड्स, Halford J. Mackinder, scholar of dynamic personality, is known as the founder of British School of Geography, and he considered geography as a bridge between the humanities and natural sciences. So according to Mackinder, geography can act as a bridge between the natural sciences like physics, chemistry, biology, mathematics, and humanities like political science, sociology, etc. So geography is the connecting link or bridge which connects both the fields of study, humanities and natural sciences. And he also applied these concepts to the interpretation of world political affair. In 1904, he formulated the concept of geographical pivot of history, which is also known as the heartland theory of Mackinder. In this theory, Mackinder identified a world island consisting of the continents of Eurasia and Africa, the most inaccessible part of the world. In fact, at that time, when technological development was not at the par as it is today, so these terrain were the most inaccessible part. So Mackinder conceptualized these parts as the heartland. This is the area of low population and very difficult accessibility. And for this area, he said, who rules East Europe commands the heartland, who rules heartland commands the world island, and who rules the world island commands the world. So he declared that throughout the history of mankind, coastal lands had always proved vulnerable to attack from the heartland, and the heartland remained invulnerable because sea power could be denied access to it. So Mackinder was mainly concerned with a global view. However, uh, Mackinder was a little apprehensive about his theory, but he repeated the same view in 1943, a few years before his death during the Second World War. He warned of the danger of the heartland falling in its entirety under the control of the Soviet Union and Russia's ability then to strike out to peripheral lands to the east, south, and west of the world island. His regional concepts also pervaded his interpretation of countries. So most of the scholars now thought that Mackinder's thinking was a generation ahead of his time, and his second great work was Democratic Ideals and Reality, which is masterpiece in political geography. It was published in 1909, and in this particular book he discussed the present world power politics of that